तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मेरा नाम हेमंत कौशल और लेट्स स्टार्ट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम लोग जो है उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज मतलब हम लोग इस वीडियो के अंदर और इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है आगे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या क्या वेरिएशंस हैं, क्या क्या ट्रेंड्स हैं, उसके बारे में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके एटॉमिक रेडियाई के अंदर जो भी डिफरेंस वगैरह है, जो भी वेरिएशंस है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इस सब के बारे में भी जो है हम लोग इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कलर और उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी, ये भी जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके वेरिएबल वैलेंसी यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एक ही एलिमेंट अलग अलग टाइप के वैलेंसी शो करते हैं। वन एलिमेंट शोइंग डिफरेंट वैलेंसी, वन एलिमेंट शोइंग डिफरेंट वैलेंसी। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक ही एलिमेंट अगर अलग अलग वैलेंसी शो कर रही है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रही है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग इस सीरीज में स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एज वी नो दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं लाइगेंड्स से मिलकर। जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, सेंटर एलिमेंट्स, उसमें जो है लाइगेंड्स आके अटैच होते हैं, तो क्या फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो वो कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के बारे में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन किस आधार पे होगा, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरिएबल वैलेंसी, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पे जो है इन लोगों का कंपैरिजन होगा। और इसी के साथ साथ में और सारा कुछ जो है हम लोग जितना भी कुछ सिलेबस में आता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर, वो सारा हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सीरीज और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। तो क्या बोलता है इंट्रोडक्शन, एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी सबशेल, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ सबसे पहले मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये समझ लो, अगर डी ऑर्बिटल है और डी के बाद आता है एस ऑर्बिटल, तो जब एस ऑर्बिटल फुल हो जाता है उसके बाद में सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है, डी ऑर्बिटल में आता है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट, एनी एलिमेंट whose last electron enters in d सबशेल के अंदर अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो किसके अंदर आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3 to 12, एज वी कैन सी दैट यार, देखो यहाँ पे मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ तब जाके दिखाई देगा आप लोग को। हाँ, तो यहाँ पे 3 नंबर से टोटल 12 नंबर तक, कितने नंबर तक, 12 नंबर तक, 3 नंबर से लेके 12 नंबर तक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं, अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ये जो है ये एफ क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कहां से कहां तक आते हैं, 3 से लेके 12 तक आते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो बाकी जो एलिमेंट्स वगैरह है, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे अल्काली अर्थ मेटल और अल्काली मेटल्स हैं। फिर उसके बाद में इधर आते हैं नॉन मेटल मेटलॉइड्स और हेलोजेंस आते हैं। तो यहाँ जो बीच में है डी ब्लॉक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक। देखो पेन का कलर में ब्लैक रख लेता हूं तब आपको दिखाई देगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में क्या है, यहाँ पे स्कैंडियम से जिंक तक आप लोग देख सकते हैं। 3 नंबर से टोटल 12 नंबर तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, टोटल 3 नंबर से लेके 12 नंबर तक टोटल आते हैं 10, टोटल 10 ग्रुप हैं। ये सारे 10 ग्रुप इसके अंदर आते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, जिनको हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। अब इसका क्या बोला गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू n-1 डी। अब ये क्या है अपना n-1 डी क्या है। अब आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये सर बोल क्या रहे हैं। अभी यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोगों को, एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन डी सबशेल, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आता है, तो वो क्या है, अपना डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आ रहा है। एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 3 to 12, ये भी ठीक है, एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 3 to 12 ये सारे क्या है, डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। अब ये क्या बोला गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू n-1 डी। ये n-1 डी है ना, ये डी जो सबशेल है
जो डी सबशेल है उसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला मतलब कि अब यहाँ पे मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जनरल फार्मूला है n-1d। अब ये जो डी है ना, डी के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1 to 10, और s के लिए है जो बात है ns 0 to 2, इसमें जो n है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर n में सॉरी क्या कहते हैं नंबर ऑफ सबशेल, अगर n मान लेते हैं 3 में आता है तो 3s, अब मान लो अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो 2 यहाँ पे लिख दिया हमने 3s2, उसके बाद में जितने भी बचे इलेक्ट्रॉन है वो n-1 यानी कि 3-1 क्या हो जाएगा 2d। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन 1 से 10 में आते हैं, अगर मान लो क्या कहते हैं 1 आता है तो 1 हो जाएगा, तो स्कैंडियम हो जाएगा अपना। तो इसी हिसाब से जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलाया गया है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, तो आप लोगों को जो है क्लियर हो जाएगा, अभी कोई कंफ्यूजन लेने की बात नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात किया गया, हुज डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीट इन एटम और आयन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, एक्चुअली में ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन एक्चुअली में ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, जिनके डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीट हुज डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीट, यानी कि इसके डी ऑर्बिटल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स फुल नहीं रहेंगे, इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके एटम और आयंस के अंदर। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक दिक्कत है, यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी, ये जो 3 एलिमेंट हैं ये डी ब्लॉक के अंदर तो आते हैं। जिंक कैडमियम और मरकरी किसके अंदर आते हैं, इंक्लूड इन डी ब्लॉक एलिमेंट, बट these are not transition, these are not transition। why these are not transition? because इसके अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक जो है क्या कहते हैं डी ऑर्बिटल है, वो डी ऑर्बिटल इसके अंदर फुल होता है। वो क्यों होता है, डी ऑर्बिटल आर फुल, डी ऑर्बिटल फुल है, इसीलिए ये जो है ट्रांजिशन में नहीं आते हैं, सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया गया है। ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके आगे लिख देते हैं। अगर इसको डिटेल में लिखना है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो जो है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन का। उसके बाद में आता है 3d1 4s2। तो इसका अगर हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पे देखिए डी ब्लॉक के अंदर ये जो डी सबशेल है और ये एस सबशेल है, एस सबशेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो चुका है, लेकिन डी सबशेल में सिर्फ इनकम्प्लीट सबशेल है। तो ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। लेकिन यही चीज अगर हम लोग देखते हैं जिंक कैडमियम और मरकरी के बारे में, अगर यही चीज हम लोग देखते हैं जिंक कैडमियम और मरकरी के बारे में, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, देखो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर देंगे तो आर्गन आगे आएगा, आर्गन के बाद में 3d10 4s2 3d10 4s2। तो यहाँ पे अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3d10 है, यानी कि पहले फुल करते हैं, यहाँ पे s का भी बना लेते हैं, s का यानी कि यहाँ s फुल है, फिर 3d10 है 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद में 6 7 8 9 10, यानी कि ये देखिए पूरा फुल हो चुका है, फुल है। डी ऑर्बिटल्स आर फुल, हेंस दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम लोग क्या पता चला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब वैसे एलिमेंट्स जिसके डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीट हो। अथवा इसके आयंस में भी देख लेते हैं, तो इसका Zn++ का आयन है, तो Zn++ में क्या होता है, s से 2 इलेक्ट्रॉन्स हट गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हटने के बाद में फिर भी डी ऑर्बिटल तो फिर भी फुल है, इसी की वजह से ये क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो कैडमियम के अंदर भी इसी तरह होता है, Cd कैडमियम 4d10 5s2 4d10 फुल है। कैडमियम के आयन के अंदर भी इसी तरह होता है, मरकरी में भी 5d10 6s2 ये भी फुल है, मरकरी के आयन के अंदर भी इसी तरह होता है। तो आप क्या कहते हैं, कोई भी एलिमेंट जिसके डी ऑर्बिटल फुल हो, कोई भी एलिमेंट या एटम या आयन जिसके डी ऑर्बिटल्स फुल हो, उसको हम लोग जो है ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर काउंट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड ये हो जाते हैं, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं, कैसे प्रॉपर्टीज पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मेटल्स के बारे में हम लोग तो पता ही है, मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स इसका प्रॉपर्टीज मैच करता है, हार्ड स्ट्रॉन्ग हाई मेल्टिंग पॉइंट, हार्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। कुछ क्या कहते हैं एक्सेप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी जो है क्या कहते हैं रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, तो उसी तरह बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। लेकिन जो है जनरली देखा जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज में क्या होता है, दे आर हार्ड स्ट्रॉन्ग एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट जो है कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और 3 पॉइंट में है कैन मेक एलॉयज, एलॉयज मतलब तुम लोगों को पता है 2 एलिमेंट्स मिलके एक नया क्या कहते हैं कंपाउंड बना रहे हैं, 2 एलिमेंट मिल जाते हैं अगर घुल के, अगर कुछ नया
दूसरा एलिमेंट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग एलॉय, मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। 4 नंबर पॉइंट में क्या बोलोगे, कैन बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, व्हाट आर कैटलिस्ट? कैटलिस्ट आर दोज एलिमेंट्स or compounds which help in the reaction or make the reaction faster or slower without taking part in the chemical reaction। तो कैटलिस्ट टी ब्लॉक एलिमेंट में कैटलिस्ट बहुत सारे हैं, कैटलिस्ट के तौर पर टी ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एज वी नो दैट, हमने अभी पहले बताया कि हम लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अथवा वेरिएबल वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब कि एक ही एलिमेंट अलग अलग टाइप का वैलेंसी शो करता है, अलग अलग टाइप का चार्ज शो कर सकता है। 6 पॉइंट में है आयन और कंपाउंड्स आर कलर्ड, यानी कि इसके कंपाउंड्स और इसके आयंस क्या होते हैं? कलर शो करते हैं, कलर दिखाते हैं। 7 नंबर पे है शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एज वी नो दैट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स हैं, मेटल में बहुत सारे क्या कहते हैं मेटल्स हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कुछ होते हैं पैरामैग्नेटिक, कुछ होते हैं डायमैग्नेटिक, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये है इसका प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे जो है जस्ट एक फिगर है, यहाँ पे क्या कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट दिखाए गए हैं, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम जो है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं और इसका स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस किस आधार में इसको क्लासिफाई करके रखा गया है। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लासिफाइड इनटू 4 सीरीज। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसको 4 सीरीज में टोटल बांट दिया गया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कितने सीरीज में बांटा गया है? 4 सीरीज में बांटा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी सीरीज है। यहाँ पे फर्स्ट है 3D सीरीज, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कौन सा सीरीज? 3D सीरीज, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 3D ऑर्बिटल में रहते हैं, 3D ऑर्बिटल में रहते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं इसको। 4D सीरीज सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 5D सीरीज थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 6D सीरीज फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट। टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज है, 4 3D 4D 5D सीरीज है। और इन सबके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर देखा जाए हम लोग, तो 3D सीरीज जो होता है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में आता है। स्कैंडियम से लेके जिंक तक, कहां से लेके? स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ये जो एलिमेंट्स हैं टोटल 10 एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। इसको 4th पीरियड में रखा गया है। कितने पीरियड में? 4th पीरियड में रखा गया है। इसका ग्रुप क्या है? ग्रुप है अपना इसका 3। ग्रुप क्या है? 3। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4D सीरीज के बारे में। तो 4D सीरीज में क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका 4D ऑर्बिटल के अंदर आता है। क्या कहते हैं? इथीरियम, इथीरियम से कैडमियम तक टोटल 10 एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। 5th पीरियड के अंदर इसको रखा गया। 5D सीरीज में आखिरी इसका ऑर्बिटल 5D ऑर्बिटल में आता है। और इसमें क्या कहते हैं, लैंथेनाइड से स्टार्ट होता है, हॉफमैन और मरकरी में खत्म हो जाता है। इसका 6th पीरियड में इसको रखा गया है। और लास्ट में है अपना 6D सीरीज। 6D सीरीज जो है टोटली देखा जाए तो इनकम्प्लीट होता है। 6D सीरीज क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। 6D सीरीज जो होता है इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को 6D ऑर्बिटल के अंदर रखा गया है। तो ये क्या होता है? इनकम्प्लीट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, थोड़ा अच्छे से हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले 3D सीरीज के बारे में हम लोग देख सकते हैं और इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग स्टडी करेंगे आज। क्या करेंगे? 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो 3D सीरीज में भी एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाता है, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर क्या दिखाता है? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्सेप्शन का नाम बहुत है केमिस्ट्री में, तो हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टडी करते हैं अगर हम लोग, तो स्कैंडियम का अगर देखते हैं तो आर्गन तक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका ठीक है। आर्गन तक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबका ठीक है। फिर आता है 3D1 और 4s2, यानी कि जब 4 क्या कहते हैं 4s ऑर्बिटल फुल हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन से 4s ऑर्बिटल जब फुल हो जाता है तो इसके पास में बचते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम के केस में तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाता है? 3D ऑर्बिटल के अंदर आ जाता है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? 3D ऑर्बिटल में है। तो इसीलिए 3D1 4s2 यहां तक हो गया। फिर स्कैंडियम के बाद में आता है टाइटेनियम। क्या आता है? टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का 3D2 4s2, यानी कि 3D में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल आ जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन टोटल आ जाते हैं। 3D2 4s2। स्कैंडियम में 1 इलेक्ट्रॉन थे डी ऑर्बिटल में, टाइटेनियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर आता है वेनेडियम। वेनेडियम में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 3D3 फिर 4s2। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेप्शन कहाँ पे है? क्रोमियम में। एक्सेप्शन कहाँ पे है? क्रोमियम में। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम में सब सीरीज से सबके सब आ रहे हैं आराम से, 3D1 3D2 3D3। तो लेकिन क्रोमियम को पता नहीं क्या भूत चढ़ा है, ये क्या कर देता है, क्रोमियम क्या कर देता है अपना
जो 3d4 आने की जगह पे 3d4 आने की जगह पे क्या कर देता है 5 को ले आता है अपने d ऑर्बिटल के अंदर। d ऑर्बिटल के अंदर किसको ले आता है 3d5 को लेके आ जाता है। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? बिकॉज वैकेंट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, बोलते जा रहे हैं इसका मतलब नहीं समझा रहे। वैकेंट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यानी कि अगर हम इसका ऑर्बिटल बनाते हैं, यहाँ पे अगर इसका बनाते हैं क्रोमियम का बना देते हैं, यहाँ पे तो 1 2 3 4 हमने बनाया और एस ऑर्बिटल के लिए एक दूसरा यहाँ पे हम बना देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 4s को हम फुल कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे 4s को फुल कर देते, यहाँ पे अगर 4s को फुल कर देते और 3d के अंदर 4 ही इलेक्ट्रॉन रखते, 1 2 3 4, तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर ऑर्बिटल जो 3d ऑर्बिटल है ना, ये हाफ फील्ड होता, अगर ये 3d ऑर्बिटल क्या होता हाफ फील्ड होता तो ये ज्यादा स्टेबल होता, ठीक है। अगर ये फुल फील्ड होता तो ये ज्यादा स्टेबल होता, या वैकेंट होता तो फिर क्या कहते हैं वो होता ज्यादा स्टेबल होता। क्या क्या होता, अगर वैकेंट होता तो स्टेबल होता, यानी कि अगर खाली होता तो स्टेबल होता, ठीक है। अगर हाफ फील्ड होता तो ज्यादा स्टेबल होता, ठीक है। अगर एक ही खाली फील्ड होता तो भी ज्यादा स्टेबल होता, लेकिन ये क्या है हाफ से ज्यादा फील्ड है, हाफ से ज्यादा फील्ड है। तो अगर हाफ से ज्यादा फील्ड हो जाता है ना तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है इसकी स्टेबिलिटी के लिए, किसके लिए स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे लगा देता है और 4s का एक इलेक्ट्रॉन हटा देता है। समझ में आया आपको, क्या समझ में आया कि स्टेबिलिटी के लिए ऐसा कांड होता है यहाँ पे। तो ये क्या किया इसने 3d4 के बजाय डायरेक्टली 3d5 लेके आ गया, 3d5 लेके आ गया, फिर 4s1 इधर हो गया। फिर जब मैंगनीज का बारी आया तो मैंगनीज में तो 3d5 है ही है, 3d5 4s2, फिर उसके बाद में आयरन का 3d6 4s2, फिर कोबाल्ट का 3d7 4s2, फिर निखिल का 3d8 4s2। लेकिन फिर वही का वही केस, सेम टू सेम केस किसके अंदर आ गया, कॉपर के अंदर आ गया। यानी कि कॉपर में अब हम लोग देखते हैं जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे देखिए कॉपर का केस है, 4s में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन फुल कर देते हैं, ठीक है, 4s में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन फुल कर देते हैं और 3d के अंदर हम लोग देखते हैं ये 4s है ये 3d है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं अगर इलेक्ट्रॉन फुल कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहाँ पे वही का वही केस आया, सेम टू सेम केस, जैसे क्या कहते हैं क्रोमियम था वैसे ही कॉपर में भी वही केस है। अब हाफ फील्ड होता तो दिक्कत होता, वैकेंट होता तो दिक्कत होता। अब यहाँ पे देखिए 50% से ज्यादा फील्ड है तो यहाँ पे खाली स्टेबिलिटी के लिए चाहिए इसको भी, तो ये भी इसको ले लेता है, फिर यहाँ से इसको जो है हटा देता है। समझ में आया किस लिए ये जो है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर शो करते हैं। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में कॉपर के बाद में आता है जिंक जिसका 3d10 होता है 4s2 होता है। क्यों होता है, वैकेंट हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो ये लोग जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के साथ साथ में एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना है। तो इसीलिए जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है मसला। अब हम लोग आए हैं यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी के बारे में। एक्सचेंज एनर्जी मतलब होता क्या है, एक्सचेंज एनर्जी मतलब क्या होता है। एक्सचेंज एनर्जी को सिंपल भाषा में यहाँ पे लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन कैन चेंज देयर पोजीशन इन देयर ओन सबशेल। इलेक्ट्रॉन कैन चेंज देयर पोजीशन इन देयर ओन सबशेल, यानी कि अपने सबशेल में अपना पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज कर सकते हैं अपने सबशेल के अंदर, अपने ही सबशेल के अंदर। यानी कि अगर यहाँ पे एक सबशेल है ये, तो एक ही सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है अपना पोजीशन एक्सचेंज कर देते हैं। जितना ज्यादा एक्सचेंज पेयर होगा, जितना ज्यादा एक्सचेंज पेयर होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा एक्सचेंज पेयर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्सचेंज पेयर। इफ द सबशेल इज हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड देन एक्सचेंज इज पॉसिबल। एक्सचेंज कब पॉसिबल है, या तो हाफ फिल्ड होगा, या तो हाफ फील्ड होगा, या तो फुल्ली फील्ड होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था, एक्सचेंज एनर्जी की वजह से ही स्टेबिलिटी आता है। तो स्टेबिलिटी जो है क्रोमियम और कॉपर में जो है स्टेबिलिटी कम हो जाता था। क्यों हो जाता था, क्योंकि उसके अंदर फुल क्या कहते हैं जो ऑर्बिटल्स थे वो 50% से ज्यादा फील्ड थे,
ठीक है, इसीलिए वहां पे स्टेबिलिटी कम रहता था। तो ये क्या है अपना एक्सचेंज एनर्जी के बारे में। किस चीज के बारे में है ये? एक्सचेंज एनर्जी के बारे में। अब यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं D4 कॉन्फ़िगरेशन, D4 कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, हम d ऑर्बिटल बना रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे D4 है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी के अंदर अगर ये एक्सचेंज करते हैं, एक वाला 2 पे चला जाता है, क्या कहते हैं 2 वाला 3 पे चला जाता है, एक्सचेंज हो रहा है ना यहाँ पे। तो टोटल जो है एक्सचेंज आते हैं 6। कितने एक्सचेंज आते हैं? टोटल एक्सचेंज इज इक्वल टू 6। टोटल एक्सचेंज जब 6 आते हैं तो इसके अंदर क्या होगा? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा, क्या कहते हैं, उतना बढ़िया होगा, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। टोटल एक्सचेंज कितना आया? 6 एक्सचेंज आया। अब इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं फुल वाले से। अब इसका स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं फुल वाले से। देखिए 1 2 3 4 5। अब इसके अंदर अगर एक्सचेंज हम लोग काउंट करेंगे, एक इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तो टोटल एक्सचेंज आता है 10। टोटल एक्सचेंज कितना जाता है? 10। तो इसी की वजह से क्रोमियम और कॉपर ज्यादा स्टेबल होते हैं, ना कि इसकी वजह से। समझ में आया आप लोगों को? अभी आपको धीरे धीरे जो है क्लियर होने लगा होगा एक्सचेंज एनर्जी का भी कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन का भी कंसेप्ट। अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई। क्या करेंगे? एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई, वो भी अलोंग दी पीरियड। किसके? अलोंग दी पीरियड। अलोंग दी पीरियड मतलब कि लेफ्ट टू राइट हम लोग अगर जाएंगे तो इसका एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे 2 चीज का कंसेप्ट आपको पहले क्लियर कर देंगे, उसके बाद में हम इसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में नहीं जानकारी है मुझे, लेकिन हम पहले इसको क्लियर कर देते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि अगर मान ले कोई न्यूक्लियस है, या कोई एटम है उसका न्यूक्लियस है, ठीक है, कोई एटम है उसका न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस क्या करता है? इसके पास में जितना ज्यादा चार्ज होगा, इसके पास में जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना वो, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना वो क्या करेगा? एस ब्लॉक के, एस ऑर्बिटल के एलिमेंट्स को अपनी तरफ तानेगा। एस ऑर्बिटल के एलिमेंट्स को अपनी तरफ तानेगा जितना ज्यादा चार्ज होगा। लेकिन एस के नीचे कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल है। एस के नीचे कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल क्या करता है? इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। डी ऑर्बिटल क्या कर देता है कि इसको रिपल करता है, इसको वापस भेजता है। तो जो डी ऑर्बिटल के वापस भेजने वाला जो क्या कहते हैं इफेक्ट है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं अभी हम, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट तो अगर डी ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल को न्यूक्लियस की ओर जाने से रोकता है, तो जो रोकने की जो एनर्जी उसी की क्या बोलते हैं हम लोग? शील्डिंग इफेक्ट। और ये जो न्यूक्लियस है, और ये जो क्या है? न्यूक्लियस है, जो अपनी तरफ तानता है, तो जो तानता है तो उसी को बोलते हैं हम ENC। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं हम लोग? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसी कंसेप्ट के आधार में हम आपको एटॉमिक और क्या कहते हैं आयनिक रेडियाई आपको समझाएंगे। हम पहले इसको हम इरेज कर देते हैं सब कुछ, ठीक है। अब इसी के आधार में आपको समझाने वाले हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां से लेके स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक। कहां से लेके कहां तक? स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक एटॉमिक साइज कम होता है। क्या होता है? एटॉमिक साइज क्यों होता है कम, इसके बारे में बताएंगे तुमको। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। कहां से कहां तक? स्कैंडियम से मैंगनीज तक एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। और आयरन से निखिल तक, आयरन से निखिल तक क्या होता है? एटॉमिक साइज कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब सेम रहता है। स्कैंडियम से मैंगनीज तक क्या हुआ? एटॉमिक साइज घटा, ठीक है। फिर क्या हुआ? आयरन से निखिल तक एटॉमिक साइज कांस्टेंट था। फिर यहां से कॉपर से जिंक तक एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। कॉपर से जिंक तक क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या पता चला? स्कैंडियम से मैंगनीज तक एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक एटॉमिक साइज कांस्टेंट था, फिर कॉपर से जिंक तक एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये क्यों होता है?
ये क्यों होता है? क्योंकि एटॉमिक साइज स्कैंडियम से मैंगनीज तक, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्कैंडियम से मैंगनीज तक जो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है ना, इसका वजह यह है कि यहाँ पे ENC यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये बड़ा होता है किससे? शील्डिंग इफेक्ट से। शील्डिंग इफेक्ट से क्या बड़ा होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बड़ा होता है। समझ में आया आप लोगों को? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किससे बड़ा होता है? शील्डिंग इफेक्ट से, यानी कि जो डी ब्लॉक जो रिफ्लेक्ट करता था उसको एस ब्लॉक वाले एलिमेंट को, तो वो कम होता है कहां से कहां तक? स्कैंडियम से मैंगनीज तक। और यही देखा जाए अगर हम लोग आयरन से निखिल तक, फ्रॉम Fe टू Ni, तो यहाँ पे क्या होता था? कांस्टेंट होता था। क्यों होता था? क्योंकि ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बराबर होता था शील्डिंग इफेक्ट से। और यही चीज अगर देखा जाए कॉपर से जिंक तक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? शील्डिंग इफेक्ट बड़ा हो जाता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आया? तो यही चीज यहाँ पे भी होता है 4D सीरीज में भी। एटॉमिक साइज यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहता है, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होता है। सेम टू सेम प्रोसेस नीचे भी होता है। समझ में आया आप लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में? अब अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे किस लिए होता है, कैसे होता है। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग अगर एक्सप्लेन करना चाहें इसको, तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्या कहते हैं स्कैंडियम से मैंगनीज तक। स्कैंडियम से मैंगनीज तक क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ना, ये जो पढ़ा हम लोगों ने। तो 21 से लेके 25 तक क्या होता था? एटॉमिक साइज, सॉरी डिक्रीज होता था, भी उल्टा बोल देते हैं। 21 से 25 क्या होता था? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता था, है नहीं? तो क्यों होता था? यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना देते हैं, फिर यहाँ पे बना देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, वो अगर हम लोग इसका बात कर देते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे डी ब्लॉक में, सॉरी डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है F वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इधर क्या होता था? जब प्लस इंक्रीज होता था, जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ, जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ यहाँ पे? व्हेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, व्हेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस प्रोटॉन आल्सो इंक्रीजेस, प्रोटॉन आल्सो इंक्रीजेस, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस। तो जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो क्या इंक्रीज हुआ? प्रोटॉन भी इंक्रीज हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हुआ। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हुआ, ENC इंक्रीज हुआ, तो ये क्या कर देगा? आराम से इसको नीचे तरफ तान देगा। इसीलिए ग्रेजुअली 21 से लेके 25 तक जाएंगे हम लोग अगर, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ENC प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से जो है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ENC बड़ा रहता है। अगर यही केस हम लोग देखा जाए, अगर यही केस देखा जाए तो आयरन, यही केस अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे आयरन कोबाल्ट और निखिल के बारे में, आयरन कोबाल्ट और निखिल के बारे में यहाँ पे देखा जाए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख देते हैं तो 4d6 4s2, 4d6 5s2, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, 3d6 4s2। और अगर कोबाल्ट का लिखा जाए तो 3d7 और 4s2, और निखिल का लिखा जाए तो 3d8 और 4s2। अगर इसका हम लोग बनाते हैं तो प्लस, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ENC, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो ENC भी बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यानी कि जेड इफेक्ट भी बढ़ा, यानी कि ENC का जो जेड इफेक्ट है वही है, क्या कहते हैं, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो जेड इफेक्ट बोलते हैं इसको, यही बोलते हैं। तो जब ENC बढ़ा, इलेक्ट्रॉन जब बढ़ा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो ENC भी बढ़ा। लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ में जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो सारा डी ब्लॉक में तो आया, इसमें आया, डी ब्लॉक में आया। तो डी ब्लॉक में भी क्या हो गया? शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ गया। तो जितना ज्यादा ENC बढ़ा उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा। तो इसी की वजह से क्या हो जाता था कि कांस्टेंट हो जाता था। क्या हो जाता था? कांस्टेंट हो जाता था शील्डिंग इफेक्ट और ENC। इसी की वजह से साइज जो है क्या होता था? कांस्टेंट। साइज क्या हो जाता था? साइज बिकम्स कांस्टेंट। अगर यही चीज देखा जाए कॉपर और जिंक के अंदर, तो कॉपर के अंदर क्या होता था? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या? 3d10 4s1, और उसके बाद में क्या? 3d10 4s
2, यही तो है। अब इसके अंदर देखा जाए अगर तो यहाँ पे जो है जेड इफेक्ट बढ़ेगा, प्लस चार्ज है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ता चला है, जेड इफेक्ट बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मात्रा बढ़ा। जब इलेक्ट्रॉन का मात्रा यहाँ पे बढ़ा, जब इलेक्ट्रॉन का मात्रा यहाँ पे बढ़ा तो उसी के साथ साथ में यहाँ पे ढेर सारे न्यूक्लियस आ गए, 10 न्यूक्लियस आ गए। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट 2 न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जेड इफेक्ट तो बढ़ा, लेकिन यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा बढ़ा। तो जेड इफेक्ट से ज्यादा क्या बढ़ा? शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा। शील्डिंग इफेक्ट इज ग्रेटर देन ENC, सो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता था? साइज इंक्रीजेज। समझ में आया? इसको हमने जो है छोटा से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आप लोगों को अगर क्या कहते हैं समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा, इसके बारे में आपको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे एक चीज जो है आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जो जेड इफेक्ट है, जेड इफेक्ट और ENC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो जेड इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, यानी जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा, जेड इफेक्ट घटेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अलोंग द ग्रुप, यानी कि अप टू डाउन किस तरह से कैरेक्टर शो करेगा। तो अप टू डाउन में खाली 3 जो क्या कहते हैं ग्रुप है, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर हम लोग खाली यहाँ पे अगर देखते हैं तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट में साइज सिर्फ इंक्रीज होता है। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट में क्या होता है? सिर्फ साइज इंक्रीज होता है। यहाँ पे खाली साइज इंक्रीज होगा फ्रॉम क्या कहते हैं थर्ड ग्रुप का जो एलिमेंट है, यहाँ पे क्या हो जाता है? साइज इंक्रीज होता है। लेकिन इसके बाद में जितने भी एलिमेंट आते हैं 4 to 12, जितने भी एलिमेंट आते हैं 4 to 12, इसके अंदर क्या होता है? जैसे यहां का ले लेते हैं तो यहां पे देखते हैं टाइटेनियम, यहां पे देखते हैं टाइटेनियम और जिक्रोनियम के बीच में ZR, यहाँ पे हमने ZR लिखा होगा, ZR। टाइटेनियम और जिक्रोनियम के केस में देखते हैं तो यहां से यहां तक क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है। लेकिन जिक्रोनियम से जब हैफनियम में आता है, जिक्रोनियम से जब कहां पे आता है? HF, हैफनियम में जब आता है तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पे साइज कांस्टेंट हो जाता है, साइज कांस्टेंट साइज हो जाता है। वैसा क्यों होता है? क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है सर? यहाँ पे व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करा जाएगा अगर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइडेड बाय F electrons, due to poor screening provided by F electrons, Z effect in the outermost element, outermost electron, Z effect in the outermost electron increases. As a result, साइज डिक्रीजेज। इसी को बोलते हैं हम लोग लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? जब ये जो लैंथेनाइड वाले ग्रुप क्या कहते हैं, लैंथेनाइड वाले पीरियड के टाइम पे हम लोग लैंथेनाइड वाली जगह पे हम लोग जब पहुंचते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि इसके जो है इलेक्ट्रॉन्स f ऑर्बिटल तक रहते हैं, f ऑर्बिटल तक रहते हैं। तो f ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। तो f ऑर्बिटल का क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम रहता है। f ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से जेड इफेक्ट जो है ENC यानी कि क्या कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बढ़ने की वजह से ही क्या हो जाता है? साइज डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ क्योंकि यहाँ पे जो है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब आते हैं तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से यहाँ पे इसका जितना भी साइज है ये क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? साइज इसका कांस्टेंट हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। समझ में आया आप लोगों को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में अगर हम दिखाया जाए, अगर इसका S का सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद में P का सबसे ज्यादा होता है, फिर D का होता है, फिर आखिरी में F का स्क्रीनिंग पावर सबसे कम होता है। तो ये क्या है? स्क्रीनिंग पावर का कंपैरिजन है। समझ में आया आप लोगों को? इसमें क्या होता है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से F शील्डिंग इफेक्ट कम देता है तो Z इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, उसी की वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। समझ में आया?
तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं यहाँ पे, तब उसके बाद में इसका आयनिक रेडियाई के बारे में हल्का सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आयनिक रेडियाई के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिंस ट्रांजिशन मेटल सो मेनी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि ट्रांजिशन मेटल एकदम ही ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसका रेडियाई ऑफ आयंस आर डिफरेंट, तो अलग अलग आयंस का रेडियस भी अलग अलग रहता है। हम लोगों को पता चला क्या, आयनिक रेडिया। अभी आयनिक रेडिया जब हम लोग वेरिएबल वैलेंसी पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आयनिक रेडिया के बारे में हल्का आइडिया हो जाएगा। अब हम लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि ट्रांजिशन मेटल अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं टाइटेनियम, तो टाइटेनियम 2+ शो करता है, टाइटेनियम 3+ भी शो करता है, टाइटेनियम 4+ भी शो करता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है, एटॉमिक रेडिया डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना कम क्या होगा, एटॉमिक रेडिया। तो एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, एटॉमिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना छोटा रेडियाई। तो देखिए 2+ का ज्यादा रेडियाई, फिर 3+ का कम, फिर 4+ का कम। क्रोमियम का भी सेम प्रोसेस। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज विद द एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना कम क्या होगा, क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई होगा। तो यहाँ पे देखो टाइटेनियम का 2+ है, वेनेडियम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, जब ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा तो साइज छोटा होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियाई कम होगा। और इंक्रीज बाय ग्रुप, ग्रुप मतलब कि जब ऊपर से लेकर नीचे तक आएंगे तो उस समय जो है उसका एटॉमिक रेडियस जो है छोटा होते, सॉरी क्या कहते हैं, बढ़ता जाएगा। स्कैंडियम से क्या कहते हैं, स्कैंडियम से यूटेरियम के आएंगे, यूटेरियम पे लैंथेनाइड में आएंगे, तो आते आते ऊपर से लेकर जब नीचे तक आएंगे तो क्या होगा, इसका एटॉमिक रेडियाई अथवा आयनिक रेडियाई क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई हमने लिख दिया है, समझ जाइए आप, आयनिक रेडियाई है, ठीक है, आयनिक रेडियाई। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। आयनिक रेडियाई आपको कंसेप्चुलाइजेशन के साथ में क्लियर होगा जब वेरिएबल वैलेंसी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरे ख्याल से ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। एजुकेशनल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।